हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो इस बार पूरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर अभी तक आपने एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने केवल आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। मोहन राकेश का प्ले आधे अधूरे आपके सिलेबस में दिया गया है और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछता है, कई सालों से लगातार ये लॉन्ग में पूछ रहा है। तो सेक्शन बी या सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इस वीडियो में मैं केवल आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ और इसके साथ एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताया है। तो मात्र बस ये दो वीडियो देखकर आप अपना एग्जाम देने चले जाइए, आपकी तैयारी 100% कंप्लीट होगी, बिकॉज मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए वीडियो अपलोड कर दी है। एग्जाम में आप डालेंगे सबसे पहले हेडिंग थीम्स ऑफ आधे अधूरे, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रैगमेंटेड रिलेशनशिप। आप अगर हेडिंग बाय हेडिंग लिख करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, क्योंकि हेडिंग बाय हेडिंग आंसर लिखने पर नंबर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी, पहली थीम है आधे अधूरे की, फ्रैगमेंटेड रिलेशनशिप्स, यानी कि टूटे हुए रिश्ते। फ्रैगमेंटेड यानी टूटे हुए, रिलेशनशिप यानी रिश्ते। द प्ले शोज ब्रोकन रिलेशनशिप्स विद इन ए फैमिली। इस प्ले में फैमिली के टूटे हुए रिश्ते को दिखाया गया है। हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रेन आर इमोशनली डिसकनेक्टेड। इस प्ले में जो हस्बैंड महेंद्रनाथ है, जो वाइफ है सावित्री और उसके जो बच्चे हैं, वो एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हैं, अच्छे से जुड़े हुए नहीं हैं। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी है। एक घर में रहने के बावजूद भी इनके बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी है। हाईलाइटिंग हाउ रिलेशनशिप्स बिकम इनकम्प्लीट एंड स्ट्रेन। तो ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से रिश्ते अधूरे और तनावपूर्ण बन जाते हैं, मतलब कि साथ रहते हुए भी दूरियां इनके बीच है, इनकम्प्लीटनेस है ये लोग, मतलब कि इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मतलब एक साथ रहने के बावजूद भी इनके बीच दूरी है, जिससे रिश्ते अधूरे और तनावपूर्ण बन जाते हैं। आपकी दूसरी थीम होगी सर्च फॉर कंप्लीटनेस। सर्च मतलब ढूंढना, कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता यानी पूरी चीज़ को। इस प्ले आधे अधूरे में मेन कैरेक्टर सावित्री है। सावित्री का जो हस्बैंड है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार है, जो कोई काम नहीं करता। सावित्री खुद जॉब करके अपने फैमिली का खर्चा चलाती है, फैमिली का खर्चा यही देखती है, चलाती है। तो इस वजह से ये अपने हस्बैंड से कभी खुश नहीं रहती, इसलिए इसको लगता है कि इसका हस्बैंड वीक है, अनएम्प्लॉयड है, बेकार आदमी है, कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए कंप्लीटनेस की खोज करती है। सावित्री द सेंट्रल कैरेक्टर कीप सर्चिंग फॉर ए कंप्लीट मैन। ये कंप्लीट आदमी ढूंढने की कोशिश करती है। इंडिफरेंट में यानी अलग अलग आदमियों में ये एक पूर्ण इंसान ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे अपना हस्बैंड अधूरा लगता है। बट एवरी टाइम सी फील्स डिससेटिस्फाइड। लेकिन किसी भी आदमी के साथ ये जाती है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती, उसे लगता है कि यार हर इंसान अधूरा है। दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट नो ह्यूमन बीइंग इज़ परफेक्ट। तो सावित्री जब देखती है कि हर इंसान अधूरा है और जब भी वो किसी के साथ जाती है हर बार उसे निराशा ही मिलती है, तो इस प्ले के अंदर ये चीज़ दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता। तो ये इस प्ले की दूसरी थीम है। तीसरी थीम है मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन। मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी जो परेशानी होती है उसके बारे में। द प्ले प्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब इनसिक्योरिटी एंड सोशल प्रेशर, और लीडिंग टू टेंशन एंड डिससेटिस्फैक्शन।
देखिए इस प्ले में मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो दिखाई गई है। एक आदमी जो बेरोजगार है, काम नहीं करता, उसकी वाइफ खुद कमा कर खर्चा चलाती है घर का, वो दिखाया गया है। तो किस तरीके से घर में परेशानियां रहती हैं और जो भी सामाजिक प्रेशर है वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और इस प्ले में ये सारी चीज़ें टेंशन और डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट करती हैं, जिससे सावित्री खुश नहीं होती। चौथा थीम होगा जेंडर रोल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं और संघर्ष। ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस आर चैलेंज्ड। जो ट्रेडिशनल जेंडर हैं वो क्या है, देखिए इसमें जो भी ट्रेडिशनल जेंडर हैं वो टूटती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि जो काम एक आदमी को करना चाहिए, कमाना चाहिए, वो एक औरत करती है और उसका हस्बैंड बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता। सावित्री टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली। सावित्री ही अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है, वाइल हर हस्बैंड महेंद्रनाथ अपीयर्स वीक एंड डिपेंडेंट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड दिखता है कमज़ोर है और उसके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं है, कोई काम नहीं करता है, केवल घर में रहता है। और यही चीज़ सावित्री के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ले आती है कि उसका हस्बैंड उसे बेकार लगता है और वो अपने आप को, अपने हस्बैंड को अधूरा मानती है। पांचवी थीम होगी आपके इस प्ले की लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। लॉनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, आइसोलेशन मतलब होता है अलगाव। इवन दो द फैमिली लिव टुगेदर, परिवार एक साथ रहते हैं, ईच मेंबर फील्स लॉनली, लेकिन तब भी हर मेंबर जो फैमिली का है वो अपने आप को अकेला फील करता है। मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, यानी कि मम्मी पापा बच्चे सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर में रहते हुए भी ये खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर इस प्ले के अंदर अपने आप में परेशान है, कोई खुश नहीं है। देयर इज़ ए लैक, लैक मतलब कमी, यहाँ पर कमी है ऑफ इमोशनल कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग देम। तो यहाँ पर क्या होता है, कमी है किस चीज़ की, इमोशनल कनेक्शन की और अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे के बीच में कमी है और यही चीज़ एक दूसरे को क्या बनाती है, अकेलापन महसूस कराती है। अगली थीम होगी ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस, यानी कि जो इंसान है वो हमेशा उसमें मतलब अधूरापन होता है। द टाइटल, यानी कि इस प्ले का जो टाइटल है आधे अधूरे, इट सेल्फ सजेस्ट दैट एवरी पर्सन इज हाफ और इनकम्प्लीट। तो इस प्ले का टाइटल आधे अधूरे ये सजेस्ट करता है कि हर कोई हाफ है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। नो वन कैन फुली सेटिस्फाई, कोई भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है अनदर पर्सन्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अधूरा है और कोई भी किसी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसमें केवल एक दूसरे की अधूरेपन को दिखाया गया है कि हर इंसान को दूसरे इंसान में क्या लगता है, अधूरापन लगता है, जिससे कोई भी खुश नहीं होता। तो यही इस प्ले की थीम है। एग्जाम में आप ऐसे लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर का प्ले कन्यादान आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आधे अधूरे भी पढ़ा चुकी हूँ। और इन सभी प्ले से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, उन पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। मगर देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, ये 100% गारंटी है कि जो 2026-27 का एग्ज़ाम होगा ये लॉन्ग में ज़रूर आएगा। तो जो एकदम गारंटी होती है उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाती हूँ, तो इसलिए आप इनको तैयार रखिएगा। बाकी हर प्ले से अलग अलग क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे मैंने, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को देखकर तैयार करें कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। तो मैं हर तरीके से आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी हर तरीके से मजबूत करके जाएं। और मैंने आपसे कहा है कि 2 वीडियो इस बार आज मैं अपलोड कर रही हूँ जो आपको देखनी है, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ये देखिए कई बार पेपर में पूछ चुका है, और जो पूछ चुका होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, हेडिंग चाहे शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन आप लिखें चाहे लॉन्ग, लेकिन हेडिंग ज़रूर डालिएगा, हेडिंग पर नंबर पूरा मिलता है। द प्ले कन्यादान शोज द डीप एंड पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट इन इंडियन सोसाइटी।
तो देखिए, ये जो प्ले कन्यादान है, शो मतलब दिखाता है, डीप मतलब बहुत गहरा, पेनफुल यानी कि दर्दनाक या दर्द, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को, बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट यानी उच्च और निम्न जाति जो होती है इंडियन सोसाइटी में, उसके बीच बहुत ही गहरा और दर्दनाक संघर्ष ये प्ले दिखाता है। द इंटरकास्ट मैरिज, इस प्ले के अंदर इंटरकास्ट मैरिज होती है यानी अपनी जाति से बाहर शादी होती है। ऑफ ज्योति एंड अपर कास्ट गर्ल, इसमें ज्योति एक अपर कास्ट लड़की है एंड अरुण ए दलित राइटर, अरुण जो है एक दलित लड़का है और एक राइटर है। तो अरुण और ज्योति की शादी होती है। देखिए दोनों के बीच क्या होता है, प्यार हो जाता है। ज्योति जो है अरुण को चाहने लगती है। अब ज्योति जो है वो अपर कास्ट की है और जो अरुण है वो दलित है। बिकम्स द सेंटर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों के बीच ये जो शादी होती है, इंटर कास्ट मैरिज जो होती है, यही इस पूरे प्ले का क्या बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाता है। ज्योति's पेरेंट्स स्पेशली नाथ देवालिकार बिलीव्स इन इक्वालिटी एंड सपोर्ट द मैरिज। अब ज्योति के जो फादर होते हैं नाथ देवालिकार जिनका नाम होता है, ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपर एंड लोअर कास्ट के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो वो ये सोचते हैं। देखिए ये एक एमएलए होते हैं और इनकी वाइफ का नाम सेवा होता है जो कि एक सोशल वर्कर होती है यानी ज्योति की मदर। तो ये एमएलए जो होते हैं ज्योति के फादर होते हैं और ये सोचते हैं क्यों ना वो अपनी बेटी की शादी दलित लड़का से करा दें। इससे क्या होगा, सोसाइटी में और भी लोग क्या होंगे, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए प्रेरित होंगे और धीरे धीरे ये जो असमानता, भेदभाव दलितों के साथ हो रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वो ये चीज़ सोच करके क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी एक दलित लड़का अरुण से करवा देते हैं। हाउएवर, हालांकि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद दे रियलाइज, वे महसूस करते हैं, द कास्ट डिफरेंट आर नॉट इजी टू रिमूव, वो महसूस करते हैं कि जो कास्ट डिफरेंस है उसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। अरुण कैरीज एंगर एंड पेन फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो अरुण होता है वो अपने पिछले भेदभाव और अपमान के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और पीड़ा से भरा होता है। उसे याद आता है कि कैसे दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था, अपमान किया जाता था और आज भी हो रहा है। तो ये चीज़ वो सोचता है और बहुत ही गुस्से में रहता है। उसके अंदर एक दर्द भी होता है विच अफेक्ट्स हिज बिहेवियर, और यही सारा चीज़ें उसके बिहेवियर में भी देखने को मिलती हैं। ही ऑफेंस बिहेव वायलेंटली एंड हार्शली टुवर्ड ज्योति, इसी वजह से वो क्या करता था, अक्सर ज्योति के साथ हिंसक व्यवहार करता था, उसे मारता था या जो भी गाली गलौज करता था उसको अच्छे से नहीं रखता था। शादी के बाद वो अपने अपमान और भेदभाव का बदला ज्योति से शादी करके ले रहा था। दिस शो हाउ सोशल इनजस्टिस कैन क्रिएट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और यही चीज़ इस प्ले के अंदर दिखाती है कि कैसे जो सोशल इनजस्टिस होता है वो क्रिएट करता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। ज्योति ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो ज्योति है, ट्राइज टू अंडरस्टैंड अरुण सफरिंग, वो अरुण के दर्द को समझने की कोशिश करती है और उसको समझती भी है, बट बिकम्स ए विक्टिम हरसेल्फ, लेकिन खुद भी वो बहुत ज़्यादा दुख झेलती है शादी के बाद। द प्ले हाईलाइट्स, ये जो प्ले है विजय तेंदुलकर का कन्यादान, ये हाईलाइट करता है दैट कि कास्ट इज़ नॉट जस्ट ए सोशल सिस्टम, जो कास्ट है वो केवल एक सोशल सिस्टम नहीं है, एक जाति व्यवस्था नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बट आल्सो अफेक्ट ए पर्सन आइडेंटिटी, थिंकिंग एंड रिलेशनशिप, बल्कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये इंसानों के पहचान पर, उसकी थिंकिंग यानी विचारों पर और उसके रिलेशनशिप को भी प्रभाव डालती है। इट क्वेश्चंस वेदर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़ आर इनफ टू रिमूव कास्ट डिविजन्स। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मल्टीलिंगुअल के लिए मल्टीलिंग्विस्टिक वर्ड भी आपके एग्जाम में दे सकता है जिसका मतलब होता है बहुभाषाई, यानी एक से अधिक भाषा बोलने वाली जगह या समाज या राज्य या देश आप कह सकते हैं।
यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का क्या है, वर्णन भी है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक वाले देश में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है? दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। फिर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, तो ये प्रोमोट करता है एकता, यानी विविधता में ये एकता को बढ़ावा देता है जो ट्रांसलेशन है। इंडिया हैज़ मेनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर जगह पर अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है। ट्रांसलेशन हेल्प्स पीपुल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड बिल्ड यूनिटी। और जो अनुवाद है वो लोगों को समझने में, एक दूसरे को समझने में मदद करता है और यूनिटी को, एकता को बढ़ाता है। क्योंकि हम अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएं तो हमें वहाँ की भाषा नहीं समझ आएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम साउथ इंडिया चले जाएं तो वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। जैसे आप जानते हैं तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, केरला में मलयालम बोली जाती है। जैसे इस तरीके से अलग अलग, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम हिंदी बोलेंगे तो वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या पड़ता है, ट्रांसलेशन की मदद ले लेते हैं हम, तो हम उनकी भाषा भी समझ सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को प्रमोट करता है। दूसरा सिग्निफिकेंस होगा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान करना। बुक्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन रिटेन इन वन लैंग्वेज कैन बी शेयर्ड विद पीपुल ऑफ अदर लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन। यानी एक भाषा में लिखी गई किताबें, विचार और जानकारी ट्रांसलेशन के माध्यम से दूसरी भाषाओं में जब की जाती है तो वो हर व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर एक भाषा में केवल कोई भी किताब लिखी हो तो दूसरी भाषा वाला बंदा नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर उसे वही किताब अपनी भाषा में मिल जाएगी तो वो उसको पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरी हेडिंग आपकी होगी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन में प्रिवर्जन ऑफ कल्चर। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का, यानी कि संस्कृति को क्या किया जाता है, संस्कृति का संरक्षण भी किया जाता है। ट्रांसलेशन हेल्प्स प्रिजर्व द स्प्रेड रीजनल लिटरेचर, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अनुवाद जो है क्षेत्रीय साहित्य परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने और फैलाने में मदद करता है। चौथा आपका जो सिग्निफिकेंस होगा वो होगा एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच। स्टूडेंट्स कैन स्टडी सब्जेक्ट्स इन देयर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन बुक्स एंड मटेरियल मेकिंग एजुकेशन ईजियर। यानी कि जो किताबें होती हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर केवल एक लैंग्वेज में हो तो कोई इंसान उसको समझ नहीं पाएगा अगर वो दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाला बंदा होगा तो। लेकिन अगर वही किताब उसकी अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होगी तो वो अपनी ट्रांसलेशन वाली किताब खरीद लेगा, अपनी लैंग्वेज में पढ़ के उसको समझ लेगा। इस तरीके से जो बुक्स हैं, जो मटेरियल हैं, जो एजुकेशन मटेरियल हैं, अगर उसको अपनी भाषा में मिल जाए तो हर व्यक्ति अपनी भाषा में किताबों को लेकर पढ़ लेगा और ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो शिक्षा तक भी इसकी पहुँच है, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ आपका सिग्निफिकेंस होगा नेशनल इंटेग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता। इट कनेक्ट्स पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन। देखिए जो ट्रांसलेशन है वो कनेक्ट करता है पीपुल यानी लोगों को फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र के इलाके के लोग होते हैं उनके बीच, मतलब कि जो ट्रांसलेशन है वो क्या करता है, उनको जोड़ता है। एंड रिड्यूस मतलब कम करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को। हेल्पिंग इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन, जिससे क्या है, देश मजबूत होता है। 6 आपका सिग्निफिकेंस होगा डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। ये अलग अलग हेडिंग है, आप ध्यान देते रहिएगा। ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस रीडर टू न्यू राइटर्स, स्टोरीज एंड स्टाइल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, इनरिचिंग लिटरेचर। देखिए जो ट्रांसलेशन होता है वो रीडर्स को नई नई
नई नई भाषाओं के लेखक, कहानियों और शैलियों को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से इंसान कोई भी किताब खरीदेगा किसी भी राइटर की या कोई भी स्टोरी पढ़ेगा अपनी लैंग्वेज में तो चीज़ों को अच्छे से समझेगा, तो लिटरेचर भी डेवलप होता है। सेवेंथ आपका सिग्निफिकेंस होगा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी सेवेंथ हेडिंग हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लॉज एंड पॉलिटीज आर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस so that all citizens कैन अंडरस्टैंड देम। तो देखिए, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जो भी कानून या नीतियां होती हैं, उनको कई भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि देश के सभी नागरिक उनको समझ सकें अपनी भाषा में। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास। ट्रांसलेशन हेल्प्स इन बिजनेस, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन विच सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अनुवाद है वो बिजनेस में भी मदद करता है, टूरिज्म यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनकी भी मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर घूमने फिरने में ट्रांसलेशन के माध्यम से आसानी होती है, कम्युनिकेशन बातचीत करने में आसानी होती है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। आपका जो 9th सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन है वो है ग्लोबल कनेक्शन। इसमें आप लिखेंगे थ्रू ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से इंडियन लिटरेचर एंड आइडियाज़ रीच द वर्ल्ड। जो भारतीय साहित्य है और जो आइडियाज़ हैं वो दुनिया के हर कोने में पहुंच चुके हैं। एंड फॉरेन नॉलेज, और जो विदेशी ज्ञान है बिकम्स अवेलेबल और इन इंडिया, वो भी इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। किस माध्यम से? ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन के माध्यम से ही ग्लोबलाइजेशन कनेक्शन हो पाया है। 10th सिग्निफिकेंस होगा प्रोमोट्स इक्वलिटी, यानी समानता को बढ़ावा। ट्रांसलेशन गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल लैंग्वेज एंड हेल्प्स रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जो ट्रांसलेशन होता है वो हर लैंग्वेज को बराबर महत्व देता है। इससे क्या होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव कम हो जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द हंट बाय महाश्वेता देवी। तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया द हंट स्टोरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप एग्जाम में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा द हंट बाय महाश्वेता देवी। इस तरीके से डालने के बाद लिखिएगा द हंट बाय महाश्वेता देवी इज़ ए पावरफुल शॉर्ट स्टोरी सेट इन ट्राइबल सोसाइटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है जो कि ट्राइबल सोसाइटी यानी आदिवासी समाज पर आधारित है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मैरी ओरांव। ये टेल्स यानी कहता है, कहानी यानी स्टोरी ऑफ मैरी ओरांव, यानी मैरी ओरांव नाम की एक लड़की की कहानी है। ए ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट ट्राइबल वुमेन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा साहसी, बहादुर और इंडिपेंडेंट ट्राइबल लड़की है, आदिवासी लड़की है, महिला है। ड्यूरिंग ए ट्रेडिशनल हंटिंग फेस्टिवल ए मैन नेम्ड तहसीलदार सिंह ट्राइज टू टेक एडवांटेजेस ऑफ हर। देखिए, एक हंटिंग फेस्टिवल के दौरान एक तहसीलदार सिंह नाम का आदमी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उसका शोषण करने की कोशिश करता है। इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग साइलेंट, चुप रहने के बजाय मैरी रेजिस्ट द फाइट बैक प्रोटेक्टिंग हर डिग्निटी। तो मैरी जो है चुप नहीं रहती बल्कि उसका सामना करती है और अपनी गरिमा की रक्षा करती है और उसको मार देती है। द स्टोरी हाईलाइट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल बाय आउटसाइडर्स, स्पेशली द सफरिंग ऑफ वुमेन। ये कहानी बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी समाज और विशेषकर महिलाओं के शोषण को दिखाती है। एट द सेम टाइम, और साथ ही इट प्रेजेंट्स द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल लाइफ, और साथ ही ये स्टोरी आदिवासी जीवन की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी रिप्रेजेंट करती है। मैरी जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, मैरीज कैरेक्टर शो ग्रेट कॉरेज, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मैरी जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, स्ट्रेंथ मजबूत है और अपने आत्मसम्मान का प्रतीक है। हर एक्शन चैलेंज मेल डोमिनेंस एंड प्रूव दैट वुमेन आर नॉट वीक। तो उसका जो भी काम होता है वो पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देता है और वो ये साबित कर देता है कि महिलाएं भी कमज़ोर नहीं होती। यानी मैरी का जो भी काम है वो ये प्रूव कर देता है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, काम कर सकती हैं। द स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट्स द हार्श रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी। ये कहानी ये भी दिखाती है जो समाज की हार्श रियलिटीज़ यानी कठोर सच्चाइयाँ हैं। तो ये कहानी समाज की कठोर सच्चाइयों को भी उजागर करती है। वेयर पावर एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जहाँ पर पावर और जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो महिला और पुरुष के बीच असमानता है, उसको भी दिखाती है।
थ्रू मैरीज रेजिस्टेंस द राइटर गिव्स ए मैसेज दैट इनजस्टिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो मैरी के कैरेक्टर के माध्यम से राइटर क्या दिखाती है? मैरी के विरोध के माध्यम से राइटर ये संदेश देती हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कुल मिलाकर द हंट इज़ ए स्टोरी ऑफ कॉरेज, जस्टिस एंड फाइट फॉर डिग्निटी। कुल मिलाकर के ये जो स्टोरी है ये कॉरेज यानी साहस, जस्टिस यानी न्याय और फाइट फॉर डिग्निटी अपने सम्मान के संघर्ष की कहानी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जिनको आपको एकदम रट करके जाना है। आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और इसके अलावा जो एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है वो महामैराथन क्लास है, आपकी 8 यूनिट का पूरा निचोड़ है, ज़रूर देख कर जाइएगा। मात्र इस 2 वीडियो से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।